हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी का थर्ड लेक्चर देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि बेटा सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें बेसिकली क्वेश्चंस भी बड़े थ्योरेटिकल आएंगे। मैंने हर एक सोर्सेज ऑफ एनर्जी के प्रोसेस आपको समझा दिए, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन किया है। चलिए आज हम लोग मेनली बायोगैस, ओशियन थर्मल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी इनसे रिलेटेड बात करेंगे कि ये कैसे हम इससे एनर्जी को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा बायोगैस प्लांट की। बायोगैस जैसा कि आप नाम से ही सजेशन होता है कि बेटा ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी बायोलॉजिकल वेस्ट के फॉर्म में हमको होता है। कॉमनली गांव वगैरह में ये होता है बेटा, इसको कई बार गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं हिंदी में। और ये बेसिकली क्या होता है, एनिमल वेस्ट जो होता है, जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है, जिसको हम कई बार गांव में गोबर कहते हैं बेटा। आपने एक बार वो भी देखा होगा कि गोबर के उपले बनाए जाते हैं ना, जो कि फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और कई जगह उसको उपले कहते हैं, कई जगह उसको कंडे कहते हैं, है ना। और वो जला के आप उसको फ्यूल की तरह खाना बनाने के रूप में इस्तेमाल होता है। और बेसिकली गांव में होता क्या है कि आपका जो खेत होते हैं, फार्म्स होते हैं, वहाँ पे आपका कई सारे एनिमल वेस्ट जो है वो मिलते हैं। और वो एनिमल वेस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं इन जनरेटिंग बायोगैस प्लांट। और फिर उस एनिमल वेस्ट का जो हमारे पास मैन्योर मिलता है वो अच्छे फर्टिलाइज़र की तरह ही काम करता है। यानी कि एनिमल वेस्ट का हम प्रॉपर जिसको कह सकते हैं ना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एक तो फ्यूल की तरह भी कर सकते हैं और दूसरा उसका मैन्योर भी बना सकते हैं। तो पूरा का पूरा एनिमल एक्सक्रीटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस बायोगैस प्लांट में। तो बायोगैस प्लांट में एक्चुअल में पहले तो मैं प्रोसेस समझा देता हूँ कैसे होता है। ये हमारे पास यहाँ पे एनिमल वेस्ट होता है और जितनी क्वांटिटी का एनिमल वेस्ट होता है बेटा उतना ही हम पानी के लगभग डालते हैं और उसको हम मिक्स करके एक चीज़ बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्लरी, है ना। और वो मिक्स कर देते हैं ताकि प्रॉपर वाटर और एनिमल वेस्ट प्रॉपर तरीके से एक स्लरी के रूप में, थिक लिक्विड के रूप में मिक्स हो जाए। और वो स्लरी एक अंडरग्राउंड टैंक में जाता है। और ये अंडरग्राउंड टैंक इसलिए होता है क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और उस कंडीशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, इस स्लरी को डिकम्पोज करते हैं। और उसके डिकम्पोजिशन से जो गैस पैदा होती है उसी को हम बायोगैस कहते हैं और हिंदी में इसको नाम देते हैं गोबर गैस। और ये बायोगैस जो है वो यहाँ पे डोम में एक चैम्बर होता है जिसमें ये गैस इकट्ठा हो जाती है और उसको फिर हम अपने आउटलेट पाइप से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन कुकिंग दी फूड। और ज़्यादातर खाना बनाने के लिए, घरों में खाना बनाने के लिए जो गैस का सिलेंडर है उसकी जगह ये बायोगैस का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। और उसके बाद जब ये गैस निकल जाती है इस पूरे हमारे पास जो स्लरी था जिसको हमने इसमें डिकम्पोज कर लिया, तो डिकम्पोज होने के बाद ये हमारे पास जो मटेरियल जो वेस्ट होता है वो खाद के रूप में, फर्टिलाइज़र के रूप में, वो आउटपुट के रूप में हमको मिलता जाता है। तो इधर हम नया स्लरी डालते जाते हैं और इधर से हमको फर्टिलाइज़र मिलता रहता है प्लस बायोगैस मिल जाती है। यानी कि ऑल इन ऑल प्रॉपर तरीके से एक जिसको हम कहते हैं कि एनिमल एक्सक्रीटा का हम प्रॉपर तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे मेनली एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, है ना। जो भी एनर्जी के सोर्स हैं उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं और बेटा जो जैसा हमको सुविधाजनक होता है वैसे हम करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। पहला, क्लीन फ्यूल is obtained which burns without smoke and pollution, है ना। तो ये जो गैस निकलती है ये बिल्कुल एलपीजी की तरह ही होती है, बिल्कुल क्लीन फ्यूल होता है
और ये ब्लू फ्लेम से जलती है बेटा, कोई स्मोक नहीं होता, कोई हमारे पास पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए उसको क्लीन फ्यूल इज ऑब्टेन्ड। दूसरी चीज प्रॉपर, जिसको हम कह सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल वेस्ट, वो भी हो जाता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल वेस्ट या एनिमल जो काउ डंग्स वगैरह होते हैं, है ना, उसको हम एनिमल वेस्ट कहते हैं, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम इस तरह के बायोगैस प्लांट पे। और तीसरी बात जो है वो कि हाई आफ्टर डिकम्पोजिशन बाय एनिरोबिक, अरे क्या है एरोबिक बैक्टीरिया, देख लीजिएगा, है ना, बैक्टीरिया, the waste is used as क्या, fertilizer है ना, as it is rich in nitrogen and phosphorus। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में ये बहुत रिच होता है, इसीलिए हमको फर्टिलाइज़र के रूप में ये मैन्योर बाद में मिल जाता है, फॉस्फोरस। ठीक, ये तो एडवांटेजेस हो गए मेनली। अब जो बेसिकली डिसएडवांटेज है वो क्या क्या है? डिसएडवांटेजेस, पहले डिसएडवांटेज बेटा ये क्या है, हमारे पास सिर्फ गांव में इस्तेमाल हो सकता है, शहर में नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक तो वेस्ट जो है वो फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल करना है, तो गांव में तो खेत वगैरह होते हैं, वहाँ ये आसानी से इस्तेमाल हो जाता है। और गांव में बहुत क्या होता है कि हमारे पास जिसको हम कहते हैं ना कि हमने डेयरी फार्म भी खोल रखा है, हमारे पास एनिमल्स भी हैं, तो हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ जिसको हम कहते हैं ना स्लरी या एनिमल वेस्ट हमको मिलता रहता है। तो इट इज़ क्या कह सकते हैं, ये चीज़ है कि इट कैनॉट बी यूज्ड इन सिटीज, पहली बात तो है ना, एज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनिमल वेस्ट इज रिक्वायर्ड। एक तो कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए हमको एनिमल वेस्ट की, एंड ऑल्सो यूसेज ऑफ फर्टिलाइज़र भी चाहिए, जो इसके बाद में मिलता है उसका भी हमें यूसेज चाहिए। भाई एक तो सप्लाई चाहिए, दूसरा जो फर्टिलाइज़र जनरेट होगा वो उसका भी यूसेज चाहिए, है ना। तो सिर्फ अकेले बायोगैस नहीं चाहिए, हमें दोनों का चीज़ देखना पड़ता है, तो शहरों में इसका इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है। कई बार क्या होता है, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन आ जाता है, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि कम्युनिटी एक इसको डेवलप कर सकती है, मतलब एक इंडिविजुअल में हो सकता है कि इतना खर्चा ना कर पाए। कई बार क्या होता है, गांव में गरीब परिवार होते हैं, इतना खर्चा नहीं हो पाता। ठीक, तो एक तो ये चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ क्या है कि इसके पास से थोड़ी सी स्मेल आती है, क्योंकि एनिमल वेस्ट है, जब वो डिकम्पोजिशन होता है तो बेटा उससे स्मेल आती है, तो काफ़ी दूर तक का जो एरिया है वो थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि मतलब एक ऑफुल सी स्मेल आती है, और जिसको हमको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से डिसएडवांटेज है। वो तो खैर बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये बेसिकली डिसएडवांटेजेस होंगे जो कि बायोगैस प्लांट के होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो बेटा जियोथर्मल पावर प्लांट देखेंगे। देखो बेटा, जियो मतलब समथिंग रिलेटेड टू अर्थ। तो अर्थ के कंडीशन में कई बार आपने देखा होगा ना, हॉट स्प्रिंग होता है बेटा। हॉट स्प्रिंग कई बार हमने ऐसी जगह भी देखी है जहाँ पे बेटा अर्थ का जो मोल्टेन मटेरियल है वो अर्थ के सरफेस के बहुत करीब आ जाता है, और जिससे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हीट हो जाता है, और वो एक जिसको कहते हैं हॉट
जिसको कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाता है, उसी को हम यहाँ पे जियोथर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जिसको हम हॉट बाथ कहते हैं वो हमारे पास होना चाहिए, और ये गर्म पानी का जिसको हम हिंदी में चश्मा कहते हैं ना, वो हमारे पास होना चाहिए। और वो क्या करता है, वो उससे हम इसका एनर्जी का एक्सट्रैक्शन करते हैं। देखो बेटा, जैसे कि ये जियोथर्मल रेजर्वायर हो गया, कहने का मतलब है यहाँ पे नीचे गर्म पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि एक प्रोडक्शन वेल होता है, उसमें से गर्म पानी को क्या करते हैं, निकालते हैं, और हॉट वाटर को हम हीट एक्सचेंजर में पास कराते हैं। हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंज होती है, नाम ही बता रहा है ना हीट एक्सचेंजर, तो कहीं ना कहीं हीट एक्सचेंज हो रही है। और वो एक्सचेंज किधर कर रही है, एक ऑर्गेनिक फ्लूइड, यानी कि एक वोलेटाइल फ्लूइड होता है, जैसे कि अमोनिया हो गया, है ना, और जैसे कि आपका CFC हो गया, ये सब जो होते हैं इनको वोलेटाइल फ्लूइड कहते हैं। तो ये जल्दी इवेपोरेट कर जाते हैं हॉट वाटर से। तो ये इवेपोरेट कर गए और उनके वजह से प्रेशर जनरेट होता है, जिससे टरबाइन रन करते हैं, और टरबाइन से जनरेटर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और वो जो आपने ऑर्गेनिक फ्लूइड जो आपने टरबाइन से पास कराया, उसको कंडेंसर में लाके उसको दोबारा से कंडेंस करते हैं कोल्ड वाटर से, और उसके बाद उसको दोबारा से हम इसको रिसाइकिल करते हैं, यानी कि उसी ऑर्गेनिक फ्लूइड को। और ये जो हॉट वाटर जो हमने ड्रॉ किया है, ये हीट एक्सचेंजर में हीट देने के बाद इसको हम दोबारा ग्राउंड में भेज देते हैं इंजेक्शन वेल के ज़रिए। तो अब ये ऐसी चीज़ है कि ये 24 घंटे वर्क करती है। दूसरी बात, कहीं कोई पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये नेचर ने दे रखा है, तो कोई हमारे पास पोल्यूशन नहीं होता इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में, और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी हो सकती है। लेकिन वही बात है कि कुछ जगह पे जहाँ पे इस तरह के हॉट वाटर बाथ मिलते हैं, तो वहीं पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कंडीशन में, बाकी जगह पे तो हम नहीं कर सकते, है ना। तो बस वही एडवांटेजेस लिख लेंगे थोड़े बहुत। तो सबसे पहले तो एडवांटेजेस, अरे तो ये हो गया पहला, 24/7 सप्लाई ऑफ एनर्जी। बेटा हमेशा ये जिसको हम कहते हैं ना 24/7 का मतलब हमेशा 24 घंटे 7 दिन, उसको कहते हैं 24/7। तो 24/7 सप्लाई ऑफ एनर्जी, है ना, ड्यू टू क्या, ड्यू टू हॉट वाटर स्प्रिंग जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास मौजूद होती है ना, नेचर ने प्रोवाइड कर रखी है। दूसरी चीज़, पोल्यूशन फ्री होती है। हम आजकल इस चीज़ पे बड़ा जोर दे रहे हैं बेटा, पोल्यूशन फ्री, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि पोल्यूशन हमारी ओजोन लेयर को ख़त्म कर रही है, और जैसे जैसे ओजोन लेयर में छेद हो रहा है बेटा, वैसे वैसे एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ के लिए लाइफ जो है वो उतनी ही डिफ़िकल्ट होती चली जा रही है ना। और एक आने वाले टाइम में ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज़ है, ये क्या करेगी, अगर अर्थ के सरफेस पे पहुंच गई, ओजोन लेयर ख़त्म हो गई, अर्थ के सरफेस पे पहुंच गई, तो आप ये सब जानते हैं कि ये सब लाइफ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से कोई भी लिविंग क्रीचर सर्वाइव नहीं कर पाता, है ना। इवन वायरस और बैक्टीरिया भी आप जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो पोल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स है ना, ये हो गया, ठीक। और ये तो दो चीज़ें हो गई कि मतलब एक तो हमेशा इसको चाहिए, और पोल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स हो गया, मेनली तो यही दो हो गए। और बेसिकली डिसएडवांटेज क्या हो गया, डिसएडवांटेज के अंदर कि कैन बी इंस्टॉल्ड ओनली एट certain places where we have hot water spring जिसको हम कहते हैं, है ना, वहीं पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो ऑर्गेनिक फ्लूइड है, इसका
फ्लो कराना मतलब उतना एनर्जी एफिशिएंट नहीं होता, तो इट इज़ जिसको हम कहते हैं नॉट सो एनर्जी एफिशिएंट, उतना एनर्जी एफिशिएंट नहीं होता है जितना होना चाहिए किसी भी पावर जनरेशन यूनिट का। बहुत लो पावर इसकी क्या होती है, जनरेट होती, बहुत हाई पावर हम जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया जिसको हम कहते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट, है ना। बिल्कुल वैसे ही है जैसा बाकी पावर प्लांट होता है। बेसिकली हर पावर प्लांट के अंदर एक ही चीज़ होती है कि एनर्जी का एक्सचेंज होता है, हॉट से कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज होता है और उस एनर्जी को हम टरबाइन के थ्रू उसको और एक फ्लूइड को टरबाइन के थ्रू भेजते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस होता है हर एक तरह के पावर प्लांट में। नेक्स्ट जिसको हम कहते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी प्लांट। क्या होता है ये ओशियन थर्मल एनर्जी? देखो बेटा, होता क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ का जो बहुत सारा जो पोर्शन है वो पानी से भरा हुआ है ना, ओशियन का। और ये भी आपको पता है कि सन जो है वो अर्थ के सरफेस को हीट अप करता है। तो होता क्या है कि बेटा जो ओशियन के जो सरफेस है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वो टेम्परेचर जब हम ओशियन के अंदर जाएंगे। तो कोल्ड सी वाटर जो अंदर है वो लगभग 5 डिग्री के आसपास होता है, और जबकि सरफेस का टेम्परेचर जो वार्म वाटर का है वो 25 डिग्री 30 डिग्री इसके आसपास भी पहुंच जाता है। यानी कि वेरिएशन ऑफ द सरफेस टेम्परेचर एंड एट दी बॉटम ऑफ द सी, एकदम नीचे डेप्थ में नहीं, मतलब एक शैलो लेवल पे भी बॉटम ऑफ द सी जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे ये जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है करीब 20 से 25 डिग्री का हो जाता है। अब हम दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि साहब ये जो 20-25 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है, क्या हम इसको कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सप्लॉयटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि देखो सन तो हमेशा पानी को गर्म करेगा, सरफेस ऑफ द ओशन को वो तो गर्म मिलेगा ही मिलेगा, और नीचे हमेशा पानी ठंडा मिलेगा। तो वही बात हो गई, 24/7 एनर्जी सप्लाई हो गई और नेचर ने सप्लाई करी, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पावर जनरेशन में, तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ नहीं है। वंस अगेन वही बात हो गई, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गई, है ना, और नॉन कन्वेंशनल भी हो गई, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई कि नॉन कन्वेंशनल है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है ना। और कई बार क्या होता है कि इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बड़ी हाई होती है, लेकिन ठीक है, एनर्जी का एक सोर्स है और हमें एनर्जी चाहिए, तो नेचर अगर वो एनर्जी हमें दे दे रहा है और हम उसको एक्सप्लॉइट कर ले रहे हैं तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये ओशियन थर्मल एनर्जी प्लांट भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे जियोथर्मल पावर प्लांट होता है ना। इसमें भी वही काम करते हैं कि वार्म सी वाटर जो कि 25 डिग्री पे है इसको हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं, और हीट एक्सचेंजर में अमोनिया होता है, CFC होता है, वो हमारे पास इवेपोरेट करता है, इवेपोरेट करके वो टरबाइन में जाता है, टरबाइन को रोटेट कराता है ना, वो उसका वेपर फॉर्म में, और उसके बाद उसको हम कंडेंसर के थ्रू दोबारा से कंडेंस करके अमोनिया को फिर से दोबारा हीट एक्सचेंजर में भेज देते हैं। तो एक तरफ कंडेंसर हो गया और एक तरफ इवेपोरेटर हो गया। यही प्रोसेस होता है कंडेंसर और इवेपोरेटर, और ये कंटिन्यूस एनर्जी का सप्लाई देता है। और यही कंडीशन होती है कि सी वाटर को हम पंप इन करते हैं वार्म को, और उसके बाद ये अमोनिया इवेपोरेटर में इवेपोरेट होती है, फिर उसको कंडेंसर में कंडेंस कर देते हैं। अब देखिए नीचे जो सरफेस ऑफ द सी है वहाँ से कोल्ड वाटर हम एक्सट्रैक्ट करके कंडेंसर प्लांट में अमोनिया को कंडेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद सी वाटर जो गर्म है उससे इवेपोरेटर के रूप में अमोनिया को इवेपोरेट करने के रूप में काम आता है। अब ये हमने दोनों टेम्परेचर जो डिफरेंस है उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर लिया, यही हमको चाहिए। ठीक, तो ओशियन थर्मल एनर्जी के वही हो गए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बिल्कुल सेम हो गया बेटा जैसे कि पीछे जियोथर्मल का था ना, एडवांटेजेस लगभग सेम है। क्या है? 24 पावर इंटू 7 सप्लाई ऑफ एनर्जी ड्यू टू दी हॉट वाटर एट दी सरफेस, वही बात हो गई है ना। तो हम कह सकते हैं 24/7 सप्लाई हमेशा रहेगा ऑफ एनर्जी ड्यू टू क्या? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एट सरफेस एंड
बॉटम ऑफ ओशियन। ठीक है, जो कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ना। ये तो हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि पोल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स हो गया, ये भी हमारे पास हो गया, है ना। पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम कई बार नॉन कन्वेंशनल भी कह सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अब इसमें कहीं ना कहीं तो कोई रिप्लेनिश तो करना नहीं है हमें, है ना, तो हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो ये भी लिख देते हैं कि इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, हालांकि नॉन कन्वेंशनल है। अब डिसएडवांटेज, वही बात हो गई, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, नॉट इजी टू ऑपरेट, है ना, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्निकल, वही चीज़ें हो गई। हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है, यूज ऑफ, जिसको कहते हैं यूज ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। ठीक, ये हमारे पास हो गया, और इससे हम ओशियन थर्मल को एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब ये तो हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली आज के वीडियो में। ठीक है, 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास आज का डिस्कशन हो गया, और बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है ना। बाकी हम लोग अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी का नेक्स्ट लेक्चर अगली बार करेंगे, और उसके अंदर हम बाकी सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर लेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।